जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल एक्सीट पर। आपको पता है, मैं अक्सर आपके बीच में बहुत सारे शख्स के बारे में जानकारी लेकर के आता हूँ। बहुत सारे लोगों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज एक विशेष दिन है और एक विशेष व्यक्ति पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हमारे अपने नेताजी के ऊपर, जिनको प्यार से नेताजी कहा जाता था, लेकिन उनका वास्तविक नाम सुभाष चंद्र बोस हुआ करता था। आज हम किसी शख्स की नहीं बल्कि एक शख्सियत की चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारत माता के शहीद बहुत सारे सपूतों में से एक ऐसे सपूत की जिसका नाम लेने से हमारा पूरा का पूरा दिन ऊर्जावान हो जाता है, पूरे का पूरा हमारा शरीर अजीब तरीके उत्साह से खिल उठता है। आपको पता होगा, 200 वर्षों से ज़्यादा की गुलामी से भारत माता जो जगड़ी हुई थी, उनमें जो स्वतंत्रता का पुष्प वाली जो माला पहनाई गई थी, उन बहुत सारे पुष्पों में से जो सबसे सुगंधित पुष्प था उसका नाम होता है सुभाष चंद्र बोस। आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 के दिन कटक उड़ीसा में, तत्कालीन समय में बंगाल में हुआ करता था, आज उड़ीसा में है। यानी आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। बहुत ही तीव्र, बहुत ही मेधावी बुद्धि के ये बालक हुआ करते थे। बचपन में ही इनके बहुत सारे जो गुरु थे, जो इनके टीचर थे, उन्होंने इनके विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी कि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा भारत का नाम रोशन करेंगे। इनकी बचपन में तीव्र बुद्धि का अंदाजा लगाकर इनके माता पिता ने बचपन से एक सपना संजो लिया था कि मेरा बेटा आगे चल के आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। आईसीएस का मतलब होता है आज की भाषा में, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, तब उसको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। और अंतर यह था कि उस समय आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता था। यह परीक्षा विशुद्ध रूप से अंग्रेजी में होती थी और यह परीक्षा पास करने की अधिकतम उम्र 23 वर्ष थी। इन तीनों घटनाओं को अगर आप देखेंगे, इन तीनों कारणों को देखेंगे, तो आप एक चीज समझ पाएंगे कि आईसीएस परीक्षा पास करना कितना ज्यादा मुश्किल था। एक तो अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आता था, ऊपर से हम भारतीय लोग, दूसरे लंदन जाके परीक्षा देना, और तीसरे अधिकतम उम्र 23 वर्ष थी। अधिकतम उम्र यानी आप 24 साल के होने पर आप परीक्षा नहीं दे पाते थे। बहुत ही तीव्र बुद्धि का बालक, जिसको लोग सुभाष चंद्र बोस कहते थे, लगभग 19 साल की उम्र में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की थी। उसके बाद पिताजी की इच्छा के अनुसार ये लंदन जाते हैं। वहां पर ये एडमिशन लेकर के और तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की। उस समय की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती थी सिविल सर्विसेज, जिसको उत्तीर्ण करते हैं, जिसको तब आईसीएस कहा जाता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 22 साल की उम्र में यानी 1919 में ये लंदन गए थे। आप सोच सकते हैं कि इनके पास सिर्फ 1 वर्ष का समय था आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और 7 महीने सिर्फ तैयारी करने के बाद जब परीक्षा परिणाम आता है तो ये न केवल पास हुए थे बल्कि टॉपर की लिस्ट में थे। और टॉपर भी ऐसा कि टॉप 5 में थे, इनका चौथे क्रम पे स्थान था। पहली बार पूरा अंग्रेजी महकमा हिल गया था। जहां पर अंग्रेजों की सोच भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाने की थी, वहां पर एक बालक न केवल आईसीएस पास किया था बल्कि 22 साल की उम्र में चौथी रैंक लेकर के आया था। एक बड़ा हड़कंप सा मच गया था, न केवल लंदन में बल्कि भारत में, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी इतनी तीव्र बुद्धि का कौन सा बालक आ गया था। पिता की इच्छा थी कि बालक जो है ये आईसीएस की परीक्षा पास करके और कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर बनने के पिता के सपने को साकार करते हुए और तत्काल परीक्षा पास करके और तत्काल पद से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। उनको लगता था कि कलेक्टर बनने का मतलब है भारतीयों का शोषण करना और शोषण का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना। यानी मैं अगर कलेक्टर बनता हूं तो अंग्रेजों की जो नीति है भारत को शोषित करने की, उसी का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूं। ये सोचकर ये 1920 में इस्तीफा दे देते हैं। इनका इस्तीफा होने के बाद पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा हुआ है कि जब ये भारत आए थे, बंबई के बंदरगाह पर लंदन से आकर जब ये उतरे थे, इतना बड़ा हुजूम इनका स्वागत करने के लिए खड़ा था, जो हुजूम इसके पहले इनको जानता भी नहीं था। उस हुजूम को एक नया लीडर मिल रहा था। वह लीडर मिल रहा था जो न केवल आईसीएस पास करके अंग्रेजों के गाल पर करारा तमाचा मार रहा था, जो भारतीयों को अयोग्य समझते थे, बल्कि उनके नौकरी पर
को छोड़कर भारतीयों की सेवा में आ रहा था। पूरा का पूरा बड़ा हुजूम बंबई के बंदरगाह पर इनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। इस स्वागत को देख करके पहली बार नेताजी के मन में ये बात आई थी कि अगर मेरे एक छोटे से काम से इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं गांव-गांव घूम कर करके जाकर अगर लोगों को जगाऊंगा तो बहुत बड़ा हुजूम मेरे साथ आकर के जुड़ जाएगा। उसके बाद 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और असहयोग आंदोलन में भागीदारी करते हैं। आपको पता होगा 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को ड्रॉप करते हैं तो पहली बार गांधी जी के साथ इनका मतभेद होता है और ये मुखर होकर के आंदोलन स्थगित करने को लेकर के गांधी जी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब आंदोलन अपने सर्वोत्तम स्थिति पर था तब गांधी जी ने इसको ड्रॉप करके लोगों के साथ अन्याय किया है। एज यूजुअल आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। उसके बाद स्वराज पार्टी बनती है और स्वराज पार्टी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी जिसमें इनको महासचिव बनाया गया था और लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर के ये काम कर रहे थे। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। आपको पता होगा कि 1924 में जब महात्मा गांधी जेल से छूट करके आते हैं और 1928 में साइमन कमीशन, 1924-1928 के बीच का ये जो समय था इसमें महात्मा गांधी मेन स्ट्रीम राजनीति से दूर होकर के अपने रचनात्मक कार्य जैसे चरखा, खादी, छुआछूत इन सब पे काम कर रहे थे। और यही वो समय था जब भारत की राजनीति में दो नए युवा चेहरे निखर के आ रहे थे। एक का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। इनका गांधी जी के साथ जब जब मतभेद हुआ है, अब मतभेद कहना ही एक तरह से अनुचित शब्द है, दोनों में एक अजीब सा सामंजस्य था, लेकिन दोनों के तरीकों को लेकर के थोड़ा सा अलगाव देखने को मिलता है। 1930 में जाकर के ये कलकत्ता के मेयर बने थे और यहां से मुख्य मेन स्ट्रीम राजनीति में इनके आने का दौर शुरू हो जाता है। अगर आप चर्चा कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, गांधी के संबंधों पर चर्चा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हरिपुरा में 1938 में हरपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी हमारे वो अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजों के समाहित करते हैं जो गांधी जी को नागवार गुजर रही थी। जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपनी एक सेना होनी चाहिए, जो सेना भारतीयों की सहायता करेगी। आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो, कोई आंदोलन हो, वो हमेशा और हमेशा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे चलता था और कांग्रेस में ही सेना रखने की बात इन्होंने कर दी थी। जैसे तैसे एक साल का समय बीता, गांधी जी और अन्य गांधी जी के साथ जो लोग थे जो विशुद्ध रूप से अहिंसा को मानते थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पचाया कांग्रेस के अंदर। 1939 में का समय आया, त्रिपुरी में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और दो अलग अलग विचारधाराएं वहां पर थी। गांधी जी को लग रहा था जिस सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का माध्यम बनाकर, मार्ग देकर के हमने इस कांग्रेस को खड़ा किया है, उसको अगर आगे इसी मार्ग पे लेके जाना है तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो ताना बाना मैंने बुना है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मेरा अध्यक्ष पद पे बने रहना बहुत जरूरी है। दोनों के मार्ग में बहुत अंतर था और एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुझाया था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अपना नाम वापस ले लिया। इस परिस्थिति में महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट के तौर पे पट्टाभी सीतारामैया को उतारा और 1500 के आसपास वोट सुभाष बाबू को मिले थे और 1300 के आसपास वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिले थे। यानी इतना बड़ा कद बन चुके थे सुभाष बाबू कि उन्होंने महात्मा गांधी समर्थित कैंडिडेट को लगभग 200 वोटों से हरा दिया था। यह ऐसा पहली बार हुआ था जब महात्मा गांधी के किसी कैंडिडेट को कांग्रेस में इतनी करारी हार देखने को मिली थी। इसके बाद महात्मा गांधी थोड़ा सा व्याकुल भी दिखे। अब यहां से थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे महात्मा गांधी और बोस में क्या अंतर था। महात्मा गांधी जी न केवल साध्य बल्कि साधन की भी शुद्धता पर जोर देते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि साध्य यानी लक्ष्य हमारा पवित्र होना चाहिए, साथ ही जो साधन हम उस साध्य को प्राप्त करने के लिए यूज करने वाले हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। वहीं बोस जी का मानना था कि साध्य अगर पवित्र है, यानी लक्ष्य अगर पवित्र है, तो साधन हमारा कैसा भी हो, हमको साध्य तक पहुंचने के लिए उन सभी साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए।
यानी आप कह सकते हैं कि आज़ादी बोस जी का भी साध्य था, आज़ादी महात्मा गांधी का भी साध्य था, लेकिन साधन दोनों के अलग अलग थे। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से उसको पाना चाहते थे और बोस जी हिंसा, किसी की भी सहायता ले लेना अंग्रेजों को भगाने के लिए, इन सभी साधनों का प्रयोग कर रहे थे। इन दोनों को लेकर के मतभेद उत्पन्न होता है दोनों के बीच में। आप कह सकते हैं कि यहां पर गांधी जी और बोस जी के बीच में बिल्कुल मतभेद की स्थिति उभर कर आती है, लेकिन दोनों के बीच में मनभेद बिल्कुल नहीं था। इसका बहुत सारे प्रमाण हमको मिल सकते हैं। आप मार्केट की चर्चाओं पे नहीं जाएंगे, आप देखेंगे जब पहला रेडियो प्रसारण अपना किया था बर्मा यानी रंगून से सुभाष चंद्र बोस जी ने, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिया था, महात्मा गांधी का नाम लिया था और उन्होंने उनको राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था। आपको पता होगा जब अपनी सेना बनाई, सेना में जो 3 ब्रिगेड बनाए थे सुभाष बाबू ने, एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड, एक का नाम था गांधी ब्रिगेड और एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड। यानी अपने किसी भी काम में सुभाष बाबू ने कभी भी महात्मा गांधी को पीछे नहीं रखा था। फिर दोनों में मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू से कहा था कि सुभाष बाबू, अगर आप अपने मार्ग से स्वतंत्रता लेकर के आते हैं, क्योंकि साध्य दोनों का एक था, अगर आप अपने मार्ग से स्वतंत्रता लेकर के आते हैं तो पहली माला लेकर के आपके स्वागत के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और इस तरह गांधी जी का विरोध हो रहा था कि सुभाष बाबू अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अंत में सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के अपने अलग एक दल की स्थापना करते हैं 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्रियाविधि जो थी उस पर अंग्रेजों ने अंकुश लगाया और इनको जेल में डाल दिया। जेल में इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल से आज ही जाकर के अंग्रेज इनको इन्हीं के घर में नजरबंद कर देते हैं, क्योंकि यह आइडिया सुभाष बाबू का ही था कि आप मुझको मेरे ही घर में नजरबंद कर दीजिए। और अपने बड़े भाई शरद चंद्र और अपने भतीजे शिशिर कुमार की सहायता से ये भारत से बाहर जाते हैं। वो थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे, वह दौर था जो पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजी सरकार के जासूसी तंत्र को विफल करते हुए कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से जर्मनी, जर्मनी से जापान जाकर के ये आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और भारत को आज़ाद कराने का अपना एक नया ताना बाना बुनने का ये प्रयास करते हैं। आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाया, तो क्या आज़ाद हिंद फौज को गठित करने का कोई लाभ नहीं था? इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कई बार हम जो टारगेट बनाते हैं, जो उद्देश्य बनाते हैं, वो इतना बड़ा होता है कि उस टारगेट को सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या आज़ाद हिंद फौज भारत को कुछ नहीं दे करके गया? क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का मूल उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना, जो प्राप्त करने में आज़ाद हिंद फौज असफल रहा था। लेकिन कई मायनों में आप देखेंगे तो आज़ाद हिंद फौज का बोस बाबू से जो संबंध था वो नए नए आयाम गढ़ने के लिए बहुत ही काफ़ी था। जबकि पूरे की पूरी कांग्रेस, पूरा का पूरा भारत की सीमा रेखा के अंदर रह करके अनुनय विनय के माध्यम से या छोटे मोटे दंगों के माध्यम से या सैंडर्स की हत्या करके या आप कहें कि काकोरी में ट्रेन लूट करके इन क्रियाविधि से आज़ादी की इच्छा कर रहा था, वहां पर भारत से बाहर जाकर के जर्मनी, जापान जैसे देश के नेताओं के समकक्ष खड़े होकर के अपना वक्तव्य रखना बहुत बड़ी बात थी। यानी किसी भी अर्थ में आप एक बड़े नेता के तौर पर ना कहें अगर सुभाष बाबू को, तो ये बिल्कुल अन्याय वाली बात होगी। और हमारे सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जब हिटलर से हुई थी तो हिटलर ने उनको नेताजी कहा था। वास्तव में क्या था कि जर्मनी में जो व्यक्ति लीडर होता था उसको नेताजी कहा जाता था। जैसे कि जर्मनी में हिटलर को फ्यूरर कहा जाता था, तो वैसे जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे वे सुभाष बाबू को नेताजी कहते थे। लेकिन हिटलर ने भी इनको नेताजी कहकर के संबोधित किया था। आपको पता होगा उस समय हिटलर से बड़ी शख्सियत विश्व स्तर पे कोई नहीं थी। यानी विश्व की सबसे बड़ी शख्सियत ने भारत के उस समय के एक अदने से क्रांतिकारी व्यक्ति को नेताजी कहकर के संबोधित किया था। यानी हमारे नेताजी हिटलर के द्वारा नेताजी घोषित किए जाते हैं। हिटलर उस समय एक बहुत बड़े ग्रुप का लीडर को नेतृत्व दे रहा था, उसका लीडर बना हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज गठित करके भारत की स्वतंत्रता का जो सपना इन्होंने बुना था उसको प्राप्त करने में भले असफल रहे हों, लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता में जो योगदान इनका रहा है उसको कतई नकारा नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा जीवन काल हमारे बीच में होता है।
सुभाष बाबू के जीवन की सबसे खास बात यह है कि प्रकृति या कहें मौत को भी, मृत्यु को भी वो तिथि कन्फर्म नहीं थी जब इनको अपनी गोद में वो सुला पाएगी। आपको पता होगा संभवतः 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी मृत्यु के दिन के साथ संभवतः शब्द लगाया जाता हो। यानी एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिसके मरने की तिथि स्वयं प्रकृति भी निर्धारित नहीं कर पाई है। आज भी इतिहास के पन्नों में जब भी इनके मरने की तिथि का वर्णन होता है तो शायद या संभवतः शब्द के साथ होता है। यानी वह तिथि, वह समय, वह कालखंड ही नहीं बना जो सुभाष बाबू के मृत्यु की तिथि को निश्चित कर सके। हमको बहुत गर्व की बात होती है कि हमारे बीच एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जो न केवल भारत में आंदोलन को लीड किया बल्कि विश्व स्तर पर जाकर के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया था। इतने बड़े बड़े विभूतियों से हमारा देश सम्मानित है। इतने हमारी माटी को ही नेताओं की नगरी कहा जाता है, नेताओं की मिट्टी कहा जाता है। इन सभी नेताओं में शीर्षस्थ नेता के तौर पे हम जिसकी गणना करते हैं उनको सुभाष बाबू कहा जाता है। हम लोग गर्व कर सकते हैं कि हम उस पंक्ति में खड़े हैं जिसके अग्रज, जिसके शीर्ष में हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे पूर्वज थे। हम उन पूर्वजों की वंशज हैं जिनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। जब भी आपके सामने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है, हमारे सामने एक ऐसा चेहरा उभर के आता है जो कि एक सेना नायक का ड्रेस पहने हुए है, बहुत सारे मेडल उनके चक्ष पर जूझ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे क्रियाकलापों के साथ न केवल भारत देश को बल्कि पूरे विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाले हमारे सुभाष बाबू को पूरा का पूरा देश आज के दिन नमन कर रहा है। आपको पता होगा, हम लोग ध्यान देंगे, आपका जो परीक्षा उपयोगी तथ्य मैंने आपको वो भी बताने का प्रयास किया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने घोषणा किया हुआ है कि 23 जनवरी 2021 को, जो कि 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इस दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और आज ही के दिन कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जी पहली बार इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज ही के दिन कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जी 1 वर्ष तक चलने वाले इस प्रोग्राम को शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि पराक्रम दिवस यानी कि अब से जो 1 साल आने वाला है, इसको पूरा का पूरा साल जो है वो सुभाष बाबू को डोनेट किया गया है। और मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है जो इस पूरे 1 साल तक हमारे नेताजी पर किए जाने वाले शोध को क्या करेगी, लीड करेगी। यानी आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे जो कि न केवल भारत माता के सपूतों में गिना जाता है बल्कि अपने बलिदान से हम लोगों को गौरव देने का वह काम किया, इसको सुन करके हमारे शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो हम पूरा हमारा एक्सीट परिवार और आप सभी लोगों की तरफ से हम जो हैं अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन प्रस्तुत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं भारत को ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे जो सपना नेताजी ने बुना था। धन्यवाद।